everyone, welcome to Innovate Mentor. So today we are going to talk about our second part of gibberellins, where we are going to talk about biosynthesis pathway of gibberellins. If you have not seen the first part of gibberellins, so please go and watch first, because in the first part I have discussed the introduction part and the discovery part of gibberellins. So today we are going to talk about our biosynthesis pathway. Gibberellins are synthesized in several parts of a plant, including developing seed, germinating seed, developing leaves and elongation in tenures. तो अगर हम बात करें कि जो जिब्रेलिन्स होता है वो प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स में ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड रहता है, लेकिन अगर हम बात करें उसी के साथ साथ सीड के डेवलपमेंट के समय भी, सीड के जर्मिनेशन के समय भी, लीव्स के डेवलपमेंट के समय भी और इंटरनोड्स के इलॉन्गेशन के समय भी जिब्रेलिन का सिंथेसिस होता है. ठीक है. जिब्रेलिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द डाइटरपीन एंड क्यूरिन. 20 कार्बन का होता है डाइटरपीन एंड क्यूरिन, उसके ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या होता है, जिब्रेलिन का सिंथेसिस होता है. अगर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की बात करें कि यहाँ पे बायोसिंथेसिस पाथवे के अंदर जिब्रेलिन में कौन सा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह यूज किया जाता है, तो वो हमारा है आइसोपिरेनॉइड्स यूनिट, जो क्या आईपीपी इसका फुल फॉर्म होता है. तो आइसोपिरेनॉइड्स यूनिट का हम यूज करते हैं एज ए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल. ओके. अगर बात करते हैं बायोसिंथेसिस इंक्लूड, हम देखते हैं कि बायोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेजेस में इंक्लूड की जाती है सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर. जैसे कि पहला हमारा स्टेज होता है प्लास्टिड्स, दूसरा हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड तीसरा हमारा होता है साइटोसॉल के अंदर. हम डिटेल पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे समझ आ जाएगा. अभी हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं बायोसिंथेसिस पाथवे का. इन द 2 स्टेजेस द ER एंड क्यूरिन इज क्वार्टेड. हम देखेंगे जब हमारा सेकंड स्टेज होगा जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम जाएंगे, जब सिंथेसिस चलेगी तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एंड क्यूरिन जो हमारा होगा वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा. किसमें? एक तो GA12 एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा GA12 में हो जाएगा. और उसके अंदर भी हमारा ये GA12 जो होता है वो 2 पार्ट में क्या करता है, 2 प्रोसेस चलती है वहां पर. ठीक है. उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं कि इनहिबिटर ऑफ जिब्रेलिन्स के कौन इनहिबिटर्स देखने को हमें मिले हैं. पहला है फॉस्फोन डी, दूसरा है AMO 1618 है, साइकोसेल है, चौथा हमारे पास है पैक्लोब्यूट्राजोल. तो ये हमारे पास टोटल 4 क्या है हमारे पास इनहिबिटर्स हैं जो जिब्रेलिन्स को इनहिबिट करने का काम करते हैं. ठीक है. पढ़ते हैं. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 3 स्टेजेस हैं. सबसे पहले स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है प्लास्टिड, दूसरा स्टेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और तीसरा हमारे पास है साइटोसॉल. सबसे पहले हम पहले स्टेज की बात करेंगे प्लास्टिड के अंदर. देखिएगा आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट जो है IPP जिसको कहते हैं, जिसका है 5 कार्बन, जब ये क्या करते हैं प्लास्टिड के अंदर आता है और किसके साथ मिलता है, पायरुवेट ग्लिसरल्डिहाइड की फॉस्फेट के साथ जब ये मिलता है तो उसके सेंस में IPP क्या बनाता है, GGPP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि 20 कार्बन का होता है. फिर ये CPS के या KS के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड क्यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि वो भी कितने का होता है, 20 कार्बन का होता है. ठीक है. सबका यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया, चाहे वह IPP का हो, चाहे वह GGPP का हो, चाहे वह CPS का हो, चाहे वह KS का हो, किसी का भी हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एंड क्यूरिन होता है ये हमारा किससे बन रहा है, GGPP कन्वर्ट हो जा रहा है एंड क्यूरिन के अंदर. ये प्रोसेस हमारे पास जो भी चल रही है किसके अंदर चल रही है, प्लास्टिड के अंदर चल रही है. उसके बाद हम देखते हैं कि एंड क्यूरिन ऑक्सीडेज होता है, फिर एंड क्यूरिनोइक एसिड ऑक्सीडेज होता है, ये स्टेज 2 में. उसके बाद अब ये पहला स्टेज खत्म होता है, यहाँ से आ जाते हैं हम सेकेंड स्टेज में जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं. तो फिर ये एंड क्यूरिन किस में कन्वर्ट होता था, GA12 एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होता है, और GA12 एल्डिहाइड किसके अंदर, GA12 के अंदर कन्वर्ट होता है. अब देखिएगा कि अभी हमने बात किया था कि GA12 एल्डिहाइड GA12 में कन्वर्ट हो जाता है. अब यहाँ पर 2 पाथवे फिर से चलेंगे. 2 पाथवे इस तरीके से चलेंगे कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा उसके बेसिस पे यहाँ पे 2 पाथवे. अगर हम देखें तो GA12 जो हमारे पास है ये एक पाथवे पे चलता है जिसका नाम है नॉन 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे है, जो कि किसकी प्रेजेंस में चलता है, हाइड्रोक्सिलेशन. जब C13 के कार्बन पर जब हाइड्रोक्सिलेशन होता है तो वहां पर हमारे पास नॉन 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे चलती है. और जब GA12 GA जो होता है, ये GA जो होता है जब यहाँ पर 13 कार्बन पर ऑक्सीडेशन होता है तब वहां पर दूसरी पाथवे चलती है जिसको हम कहते हैं 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे कहते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि नॉन 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे के अंदर हम देखते हैं कि हमारा GA12 जो होता है वो क्या होता है, GA20 ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, GA9 के कन्वर्ट हो जाता है. फिर GA3 ऑक्सीडेज की कन्वर्ट में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, GA4 में कन्वर्ट होता है. फिर GA2 ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो, GA34 में कन्वर्ट हो जाता है. और दूसरे पाथवे की अगर बात करते हैं 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे की बात करते हैं तो यहाँ पे GA53 जो होता है वो कन्वर्ट होता है GA20 में. ये GA20 ऑक्सीडेज की
कंपैरिजन में ये प्रेजेंस में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Ga20 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेशन की प्रेजेंस में Ga1 में कन्वर्ट होता है। फिर हाइड्रोक्सिलेशन एट C2 पर हाइड्रोक्सिलेशन होता है, तो फिर Ga1 किसमें कन्वर्ट हो, Ga8 में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेज 3 की बात किया हमने, जहां पर हमने देखा कि Ga4 और Ga1 जो है वहां बायोएक्टिव जिब्रेलिन्स की तरह काम करते हैं और Ga34 और Ga8 जो इनएक्टिव जिब्रेलिन्स की तरह काम करते हैं। अब Ga4 Ga1 जो है वो एक्शन भी शो करेंगे क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जिब्रेलिन्स किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पे एक्शन शो करते हैं, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब कि देखा जाए तो जो हमारे पास नॉन 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे था, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन की सीरीज चलती रहती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे क्या किया गया, यूज किया गया। ये हमारे पास था 3 स्टेज, जहाँ पे हमने देखा कि प्लास्टिड, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर साइटोसॉल। जहाँ पे प्लास्टिड में हमको देखा, अगर एक ओवरव्यू लिया जाए तो हमने देखा कि आईपीपी जो होता है वो एंटक्यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, तो थोड़ा सा याद रखना है। तो मतलब आईपीपी जो होता है वो डिटेल देखिए तो डायरेक्ट किसमें, एंटक्यूरिन में कन्वर्ट हो गया। फिर वो एंटक्यूरिन सीधे कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, सेकेंड स्टेज में आता है, जहां पर Ga-एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। फिर ये Ga-एल्डिहाइड जो होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, थर्ड स्टेज में Ga4 और Ga1 में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा था आज का बायोसिंथेसिस पाथवे था, किसका, जिब्रेलिन का था। यहाँ तक डन है। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था अपना बायोसिंथेसिस पाथवे। हम कुछ समय पहले देखे थे कि हमारे पास कुछ जिब्रेलिन्स के इनहिबिटर होते हैं। अब हमको यहाँ पर देखना है कि हमारे पास 3 स्टेजेस थी, उन 3 स्टेजेस पर हमारे पास कौन कौन से इनहिबिटर्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अपने फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे, जहां पर हमारा पहला स्टेज था प्लास्टिड का स्टेज था। फर्स्ट स्टेज ऑफ इनहिबिटर हम कौन कौन सा यूज करेंगे, इसका नाम याद रखना है। हमारे पास है AMO 1618, दूसरा है साइकोसी, तीसरा हमारे पास फॉस्फोंडी। ये हमारे पास 3 इनहिबिटर है जो कि फर्स्ट स्टेज पर क्या करते हैं, ये काम करते हैं प्लास्टिड के केस में। आर द स्पेसिफिक इनहिबिटर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द जिब्रेलिन्स बायोसिंथेसिस एंड दे आर यूज्ड द ग्रोथ हाइट इन, मतलब अगर क्या हो जाए ये एज ए इनहिबिटर की तरह काम करते हैं प्लास्टिड के अंदर। तो क्या होता है, अगर किसी प्लांट की हाइट इंक्रीज कर रही है, अगर हमको उसको कम कराना तो हम इन इनहिबिटर का यूज करके क्या कर सकते हैं, प्लांट की हाइट, उसकी ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, हाइट ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, उसके रिड्यूस करने का काम कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर काम करेगा, प्लास्टिड्स के ऊपर काम करता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ इनहिबिटर कहलाता है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अपने सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज हमारे पास क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जहां पर हमारे पास कौन सा इनहिबिटर यूज किया जा रहा है, पैक्लोब्यूट्राजोल। पैक्लोब्यूट्राजोल हमारे पास इनहिबिट करता है बिफोर द Ga12 एल्डिहाइड। अब देखिएगा कि क्या करता है बिफोर, मतलब कि सेकंड स्टेज पर ही क्या कर देता है, Ga12 एल्डिहाइड को कन्वर्ट ही होने से पहले क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो कभी भी Ga12 एल्डिहाइड जब बनेगा नहीं, जब Ga12 एल्डिहाइड बनेगा नहीं, तो आप पीछे जाकर के देखिएगा कि Ga12 एल्डिहाइड जब बनेगा नहीं तो वहां पे आपका Ga4 कभी बन ही नहीं सकता, और Ga4 नहीं बनेगा तो वो कभी भी बायोएक्टिव जिब्रेलिन्स हो ही नहीं सकता। तो ये जब Ga12 एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दे रहा है तो Ga12 नहीं बनेगा। जब Ga12 नहीं होगा तो आपकी और भी किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस में Ga4 या Ga4 और Ga1 कभी बनेगा ही नहीं। तो इस वजह से क्या है, एज ए इनहिबिटर की तरह ये भी क्या करता है, काम करता है। आते हैं थर्ड केस की बात करते हैं, साइटोसॉल के अंदर, जो कि थर्ड स्टेज होगी, क्योंकि आपका थर्ड स्टेज ही क्या है, साइटोसॉल है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेज देखें तो हमारे पास जो इनहिबिटर यूज किया गया वो हमारे पास है प्रोहेक्साडियोन। प्रोहेक्साडियोन जो है BX112, ये हमारे पास क्या है, इनहिबिटर है। इज स्पेशली यूजफुल बिकॉज स्पेशली इनहिबिट्स Ga3 oxidase, the enzyme that convert the inactive Ga20 to growth active enzyme, growth active Ga1। ये किसको इनहिबिट करने का काम करता है, Ga3 ऑक्सीडेज को कन्वर्ट करता है, इनहिबिट करता है। Ga3 ऑक्सीडेज को अगर ये इनहिबिट करेगा, इसका मतलब है कि जब Ga3 इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, इनएक्टिव Ga20 कभी नहीं कन्वर्ट होगा। Ga3 से क्या बन रहा था, Ga20 बन रहा था। अब क्योंकि Ga20 क्या है, यही क्या करता था, ग्रोथ एक्टिव हार्मोन को रिलीज करता था जिब्रेलिन के Ga1 को, ठीक है। तो जब आपके पास Ga3 ही इनहिबिट कर दे रहा है तो Ga20 कभी नहीं बनेगा, और Ga20 जब बन जाएगा तो आपके पास Ga20 नहीं बनेगा तो Ga1 का सवाल ही नहीं आता। तो ये आपको क्या करता है, थर्ड स्टेज पर जाकर के साइटोसॉल के अंदर क्या करता है, इनहिबिशन का काम करता है। ये तो हमारे पास तीनों स्टेज के क्या थे, इनहिबिटर थे। अब हम थोड़ी सी केस स्टडी की बात करते हैं। हमारे पास केस स्टडी में 2 केस स्टडी पढ़ेंगे। पहला है एक्टिव CAS फ्रॉम बाय 2 एंजाइम, मतलब कि अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर जिब्रेलिन एसिड को एक्टिव बनाना है तो वहाँ पे 2 एंजाइम काम करते हैं। पहला हमारे पास Ga3 ऑक्सीडेज एंड दूसरा हमारे पास Ga20 ऑक्सीडेज होता है। ये दोनों एंजाइम ऐसे किसकी तरह, एक्टिव जिब्रेलिन की तरह वर्क करते हैं।
G8-2 ऑक्सीडेज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द इनएक्टिव, क्योंकि G8-2 ऑक्सीडेज ही क्या होता है, ये एक्टिव फॉर्म होता है, जिसकी वजह से क्या बनाता है, इनएक्टिव ऑफ जिबरेलिन्स का फॉर्मेशन करता है, हेल्प करता है। डॉर्फिज्म LOF म्यूटेंट Ga3 ऑक्सीडेज एंड Ga20 ऑक्सीडेज, मतलब कि अगर डॉर्फिज्म को करना है तो हमारे पास कौन से ये म्यूटेंट फॉर्म होता है, तो Ga3 ऑक्सीडेज एंड Ga20 ऑक्सीडेज ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं वहां पे। अगर प्लांट में ऑक्सीडेशन देखने, अगर डॉर्फिज्म देखने को है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर Ga3 ऑक्सीडेज एंड Ga20 ऑक्सीडेज किस फॉर्म में होंगे, म्यूटेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट की डॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। सेकंड स्टडी की बात करते हैं, सेकंड केस स्टडी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास IAA था, जो कि क्या करता है, प्रमोट एंड रिक्वायर फॉर द GS बायोसिंथेसिस इन इंटरनोड्स। जो इसका IAA आपका क्या था, ऑक्सिन था, जो कि IAA क्या काम करता था कि अगर ऑक्सिन में अगर ऑक्सिन प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, ये आपके प्रमोट करता है, एपिकल बड को क्या करता है, प्रमोट करता है, उसकी ग्रोथ को कराता है। लेकिन जब IAA प्रमोट करता है लेकिन वहां पे GA बायोसिंथेसिस नहीं होगी, तो वहां पे Ga3 ऑक्सीडेज के थ्रू क्या नहीं होगा, वहां पे इंटरनोड्स की बायोसिंथेसिस नहीं होगी, मतलब उसका इंक्रीजमेंट नहीं होगा। तो ये आपका सेकंड केस स्टडी है, ठीक है। तो देखिएगा, IAA प्रमोट्स एंड रिक्वायर फॉर द GS बायोसिंथेसिस इन द इंटरनोड बाई Ga3 ऑक्सीडेज, क्योंकि इंटरनोड के लिए Ga3 ऑक्सीडेज का होना जरूरी है, और उसके लिए क्या होना जरूरी है, IAA का होना जरूरी है, जो कि IAA क्या करता है, ऑलरेडी प्रमोट कराता है एपिकल बड को, ठीक है। सेकंड, IAA ऑल्सो इनहिबिट द Ga ब्रेकडाउन, और देखिए यहाँ पे IAA जो होता है हमारा दो तरीके से काम करता है। पहली बात तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है Ga1 को, किसके थ्रू, Ga3 ऑक्सीडेज, मतलब कि IAA है और Ga3 ऑक्सीडेज प्रेजेंट है, तो Ga1 आपका क्या होगा, एक्टिव फॉर्म होगा, और Ga एक्टिव होगा तो ये क्या होगी, जिब्रेलिन एक्टिव फॉर्म कहलाएगी। दूसरा एक काम और करता है कि अगर आपके पास IAA है, ये क्या करता है, Ga20 को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है, ठीक है, उसको इनहिबिट करता है, Ga20 को इनहिबिट कर देगा, तो आपका क्या बन जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ क्या बन जाएगा, जिब्रेलिन्स बन जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपको चीजें समझ ना आई हो, किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम हुई हो, जो भी बायोसिंथेसिस की हमने प्रोसेस पढ़ी है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।